बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। इससे पहले आप इस कहानी की 71 इक़्सा सुन चुके हैं और अब किस नंबर 72 मुलाहिज़ा फरमाएं। मैं अब तक फरार के रास्ते तलाश कर रहा था, लेकिन अब मैं यहीं रहूंगा और अगर आज के बाद ऐसा कोई वाक़या दोहराया गया तो उसका नतीजा तुम लोगों को भुगतना पड़ेगा। दूसरी तरफ से हेलो हेलो कहा जाता रहा, लेकिन मैंने फ़ोन बंद कर दिया और बूथ से निकल गया। करीबी 5 सिगरेट का कैबिन था। मैंने 2 पान खरीदे और वापस चल पड़ा। रत्ना को जब मैंने उस फोन के बारे में बताया तो वो बहुत नाराज हुई। क्या जरूरत थी सोए हुए कुत्तों को जगाने की। उसने कहा अगर उन्हें पता चल गया कि फोन कहाँ से किया गया है तो इस पूरे इलाके को घेरे में ले लेंगे। ऐसा नहीं होगा, मैंने कहा। मैंने बहुत मुख्तसर बात की थी और फोन बंद कर दिया था। उन्हें यह मालूम करने का मौका ही नहीं मिला होगा कि कॉल कहाँ से की गई थी। हम देर तक अखबार में शाये होने वाली उस खबर के हवाले से उस बेगुनाह लड़की की मौत और उसके घर वालों पर पुलिस के जुल्म के बारे में बातें करते रहे। उसी शाम अंधेरा फैलने के थोड़ी देर बाद एक कार बंगले के सामने रुकी तो मैं चौंक गया। मेरे जहन में शुबात सर उभारने लगे। पुलिस तो नहीं पहुंच गई, मगर मेरा शुबा बेबुनियाद निकला। वो समित्रा थी और उसके साथ रूप साहेब भी था। समित्रा उसे हमसे मिलाने के लिए ही लाई थी। रूप साहे हमसे मिलकर बहुत खुश हुआ, लेकिन रत्ना को देखकर उसकी आंखों में उलझन सी तैर गई। मुझे लगता है मैंने पहले तुम्हें कहीं देखा है, वो पुरसोच अंदाज में बोला। ओह, याद आ गया, माउंट आबू में शायद किसी रेस्टोरेंट में। रत्ना के चेहरे का रंग भी बदल गया, लेकिन उसने फौरन ही अपनी कैफियत पर काबू पा लिया। मैं वहां जाती रही हूँ, हो सकता है कभी आमना सामना हो गया हो, रत्ना ने कहा और किचन में घुस गई। मुझे भी रूप साहे का चेहरा कुछ जाना पहचाना सा लग रहा था। हो सकता है इसे माउंट आबू ही में कहीं देखा गया हो। रत्ना चाय बनाकर ले आई। राणा रणबीर सिंह शायद बाहर गाड़ी ही में बैठा है, मैं उसे वहीं चाय दे आता हूँ, मैंने उठते हुए कहा। राणा हमारे साथ नहीं है, समित्रा ने कहा। वो आज सुबह अपनी बहन से मिलने के लिए जयपुर चला गया है, परसों शाम तक वापस आएगा। उन दोनों ने रात 10 बजे तक खाना भी हमारे साथ ही खाया। रूप साहे ने कहा था कि अगर हमें कोई तकलीफ हो तो हम बिला तकल्लुफ उससे कह दे। उसके जाने के बाद हम देर तक उसके बारे में बातें करते रहे। वो शायद रत्ना को पहचान गया था कि माउंट आबू में उसे प्रेम नूर्स रेस्टोरेंट में देखा गया था, मगर उसने अपनी बात पर जोर नहीं दिया था। 2 दिन गुजर गए और फिर 11 बजे के करीब एक गाड़ी बंगले के सामने रुकी। उस वक्त बरामदे का बल्ब भी बुझा हुआ था। मैंने रत्ना को इशारा किया और खामोशी से बाहर निकल गया। उस वक्त कॉल बेल की आवाज गूंज उठी। वो राणा रणबीर सिंह था। उसका इस वक्त आना बिला मकसद नहीं हो सकता था। हो सकता है समित्रा ने उसे किसी खास मकसद से भेजा हो। मैंने उसे गेट खोलकर अंदर बुला लिया। रत्ना भी उसे देखकर चौंके बगैर ना रह सकी। कोई खास बात? मैंने अंदर आकर सवालिया निगाहों से उसकी तरफ देखा। 2 दिन पहले जयपुर में था, उसने कहा। वहां से मैं माउंट आबू चला गया। तुम्हारे लिए एक तोहफा लाया हूँ देवी जी। उसने जेब से एक लिफाफा निकालकर रत्ना की तरफ बढ़ा दिया। रत्ना ने लिफाफा खोला तो उसमें से 2 फोटोग्राफ बरामद हुए। रत्ना का चेहरा एकदम स्या पड़ गया। क्या हुआ, ये क्या है? मैंने पूछा। रत्ना की ऊपर वाली रंगीन तस्वीर माउंट आबू के प्रेमनोस रेस्टोरेंट के ड्रेस में थी। सीने पर रेस्टोरेंट का बैज भी लगा हुआ था। ये तस्वीर देखकर मेरी कनपटियां सुलग उठी और पूरे जिस्म पर चिंटियां रेंगती हुई महसूस होने लगी। ये तस्वीर देखकर मेरी कनपटियां सुलग उठी और पूरे जिस्म में चिंटियां सी रेंगती हुई महसूस हुई। मुझे समझने में देर न लगी कि राणा रणबीर सिंह इस वक्त यहाँ क्यों आया था और यह तस्वीर हमें क्यों दिखाई थी। मैंने जब गेट खोलकर उसे अंदर आने की इजाजत दी थी तो मैंने अपना पिस्तौल जेब में डाल दिया था। मैंने पिस्तौल निकालने के लिए जेब की तरफ हाथ बढ़ाया, मगर राणा रणबीर मुझसे ज्यादा चालाक और फुर्तीला साबित हुआ। उसने बड़ी तेजी से अपनी जेब से पिस्तौल निकाल लिया। नहीं नाजी साहब, उसके हल्क से बेड़िए की सी हुर्राहट निकली। तुम कोई गलत हरकत नहीं करोगे। मेरा ये पिस्तौल शोर मचाना भी पसंद नहीं करता। अपनी जगह पर खड़े रहो। मेरे दिमाग में धमाके होने लगे और सनसनी की लहर पूरे जिस्म में फैलती चली गई और मैं बेहिसू हरकत अपनी जगह पर खड़ा राणा रणबीर सिंह की तरफ देखता रहा। सूरत-ए-हाल अगरचे खासी संगीन थी, लेकिन मैं खौफजदा नहीं था। खौफ का लफ्ज तो मैंने अरसा पहले अपनी डिक्शनरी से निकाल दिया था। इस वक्त राणा के मुंह से अपना नाम सुनकर मुझ पर जो वहशत सी तारी हुई थी उसे मैंने फौरन ही ज़हन से झटक दिया और लहजे को पुरसुकून रखने की कोशिश करते हुए बोला, ये क्या मजाक है राणा? पिस्तौल हटाओ सामने से। और ये मजाक नहीं मिस्टर नाजी, उसने मेरे चेहरे पर नजरें जमाते हुए कहा। यह पिस्तौल असली है, इसमें 11 गोलियां हैं। तुम इस हकीकत से इनकार नहीं कर सकते कि तुम दोनों इस वक्त मेरे रहमो करम पर हो। इसमें कोई शुबा नहीं कि हम इस वक्त तुम्हारे रहमो करम पर है, लेकिन ये मजाक मुझे पसंद नहीं आया। रूप साहे को पता चलेगा तो वो तुम्हें खड़े खड़े नौकरी से निकाल देगा। ये पिस्तौल हटाओ सामने से। मैं तुम्हारी सरकत को मजाक समझकर भूल जाऊंगा और रूप साहे से इसका कोई जिक्र नहीं करूंगा, मैंने कहा। मैं फिर कह रहा हूं, ये मजाक नहीं मिस्टर नाजी, उसने एक एक लफ्ज पर जोर देते हुए कहा। तुम मुझे बार बार इस नाम से क्यों पुकार रहे हो? तुम्हें कोई गलतफहमी तो नहीं हुई? मैंने कहा। मुझे ना तो कोई गलतफहमी हुई है और ना ही मैं किसी खुशफहमी में मुब्तला हूं।
तुम्हें भी इस हकीकत का एतराफ कर लेना चाहिए कि तुम वही पाकिस्तानी आतंकवादी नाजी हो जिसे पूरे हिंदुस्तान की पुलिस तलाश करती फिर रही है। और तुम्हारी ये दोस्त रत्ना है, माउंट आबू में प्रेम नवाज रेस्टोरेंट की साबिक वेटरेस। तुम दोनों इस हकीकत से इनकार नहीं कर सकते। मेरे पास तुम्हारे नाजी और इसके रत्ना होने के ठोस सबूत मौजूद हैं। ओह, मेरे मुंह से गहरा सांस निकल गया। रत्ना के बारे में इंकशाफ ने भी मुझे चौंका दिया था। फिर तो तुम वाकई बहुत बड़ी गलतफहमी में मुबतला हो। अगर हम वही हुए जो तुम समझ रहे हो तो रूप स्याह जैसा कट्टर देशपरस्त शख्स हमें अपने घर में अकेले में कभी टिकने ना देता, और सुमित्रा देवी वो देश के दुश्मनों को कैसे कबूल करती। अगर हम आतंकवादी होते तो वो पहले ही रोज हमें पुलिस के हवाले कर देती। मैं अपना रास्ता खुद ही बना लूंगा। और अब बहस बंद, मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं। तुम हाथ ऊपर उठाकर खड़े हो जाओ। मुझे मालूम है तुम्हारे पास पिस्तौल है। अगर तुमने कोई गड़बड़ करने की कोशिश की तो मेरे इस पिस्तौल की कोई गोली आवाज पैदा किए बगैर तुम्हारी खोपड़ी में सुराख कर देगी। मैं गहरा सांस लेते हुए खड़ा हो गया। वो ऊपर से घूमकर मेरे पीछे आया और मेरी जेब से पिस्तौल निकालने के बाद मेरे लिबास को थपथपाकर ये इत्मीनान कर लिया कि मेरे पास कोई और हथियार तो नहीं। रत्ना पर उसने तवज्जो नहीं दी थी। उसे यकीनन इस बात का इल्म नहीं था कि रत्ना के पास भी एक अदद पिस्तौल मौजूद है। अब यह तो मुझे मालूम नहीं था कि वो पिस्तौल इस वक्त रत्ना के लिबास में कहीं छुपा हुआ था या कहीं और रखा हुआ था। मेरे पिस्तौल पर कब्जा करने के बाद राना एक बार फिर सामने आ गया। मेरे वाला पिस्तौल उसने पतलून की जेब में डाल दिया और मुतजस्सिस निगाहों से इधर उधर देखने लगा। वो चादर उठाकर उसकी पटियां फाड़ो और अपने साथी के हाथ पुश्त पर बांध दो। राना ने रत्ना को मुखातिब करते हुए सोफे पर पड़ी हुई चादर की तरफ इशारा किया। रत्ना खुशमगी निगाहों से उसकी तरफ देखते हुए दूसरे सोफे की तरफ बढ़ गई जिस पर चादर पड़ी हुई थी। राना ने मुझे अपने पिस्तौल की जद में ले रखा था। उसे शायद रत्ना की तरफ से ज्यादा खतरा नहीं था। रत्ना ने चादर उठाकर उसे इस तरह झटका दिया कि वो फैल कर रत्ना के जिस्म पर लिपट गई। उसका एक कोना रत्ना के कंधे पर अटक गया। रत्ना उल्टे हाथ से चादर को खींचने लगी। उसका दायां हाथ चादर में छुपा हुआ था। और फिर दूसरे ही लम्हे कमरे की फिजा फायर की आवाज से गूंज उठी। रत्ना का पिस्तौल उसके लिबास में ही छुपा हुआ था और चादर की आड़ में उसे पिस्तौल निकालने का मौका मिल गया था। गोली राना के सर के करीब से गुजर गई। फायर की अचानक आवाज से वो उछल पड़ा। मैंने इस मौके से पूरा फायदा उठाया और किसी ताकतवर स्प्रिंग की तरह अपनी जगह से उछला। हवा में उड़ते हुए मेरे पैर की ठोकर राना के पिस्तौल वाले हाथ पर लगी। पिस्तौल उसके हाथ से निकलकर दूर जा गिरा। वो खुद भी लड़खड़ा गया। वो एक लम्हे को बदहवास हुआ और इससे पहले कि वो समझ सकता मैं उस पर पलट पड़ा। राना पुष्ट के बल नीचे गिरा। मैं उसके सीने पर सवार हो गया और दोनों हाथ उसकी गर्दन पर दबा दिए और अंगूठों से उसका नरखरा दबाने लगा, मगर राना ने मुझे पैरों में उछाल दिया। मैं उल्टी कलाबाजी खाता हुआ एक सोफे से टकरा गया। राना बड़ी फुर्ती से उठकर खड़ा हो गया। मैंने भी संभलने में ज्यादा देर नहीं लगाई। राना लंबा तड़ंगा आदमी था और मुझसे ज्यादा ताकतवर भी। उसने गालिबन लड़ाई की तरबियत भी हासिल कर रखी थी और ये बात मैं जानता था कि अगर मैं उसके हाथ आ गया तो वो मेरी हड्डियों का सुरमा बनाने में ज्यादा देर नहीं लगाएगा। उसने हमारे हवाले से न जाने क्या क्या मंसूबे बनाए होंगे, लेकिन शिकार हाथ से निकलते देखकर वो बिपर गया था। रत्ना ने उसे पिस्तौल की जद में लेकर वार्निंग दी थी, लेकिन वो इस धमकी की परवाह किए बगैर मेरी तरफ लपका। मैंने बड़ी मुश्किल से अपने आप को उसकी जद से बचाया और पलटकर उस पर हमला कर दिया। वो भी बड़ी तेजी से पलटकर मुझ पर हमला आवर हुआ। उसका गुंसा वजनी हथौड़े की तरह मेरे जबड़े पर पड़ा। संभलने की कोशिश के दौरान मेरे कंधे पर एक और घुंसा पड़ा। मैं बेइख्तियार करा उठा और नीचे झुकता चला गया। राना ने मुझे उठाकर पटक दिया और बड़ी फुर्ती से पलटकर मुझ पर ठोकरें बरसाने लगा। रत्ना मुसलसल चीख कर उसे वार्निंग दे रही थी, गोली मार देने की धमकी दे रही थी, लेकिन राना पर उसकी धमकियों का कोई असर नहीं था। वो सांड की तरह बिफर गया था। उसकी एक ठोकर मेरी पसलियों पर लगी। मैं चीख उठा, मगर मैंने फौरन ही अपने आप को संभाल लिया और उसे अगली ठोकर मारने का मौका नहीं दिया। मैंने बड़ी फुर्ती से उसका पैर पकड़कर मरोड़ दिया। वो एक पैर पर नाच कर रह गया और फिर धड़ाम से नीचे गिरा। रत्ना की बदकिस्मती थी कि राना उसके करीब गिरा था। रत्ना ने उसे बचने के लिए तेजी से पीछे हटने की कोशिश की थी, मगर राना ने उसकी टांगों को अपनी बाहों की लपेट में ले लिया। रत्ना चीखती हुई नीचे गिरी। राना ने एक जोरदार झटके से मेरी गिरफ्त से अपना पैर भी छुड़ा लिया और वो सांप की तरह पलटकर रत्ना से लिपट गया। रत्ना ने अकलमंदी का मुजाहरा करते हुए अपना पिस्तौल दूर उछाल दिया, मगर वो खुद पूरी तरह राना की गिरफ्त में थी। राना उसे रगीद रहा था और वो चीख रही थी। मैं अभी तक अपने आवाज पर काबू नहीं पा सका। सीने पर लगने वाली राना की ठोकर से मेरा सांस घुट रहा था और दर्द की लहरें पूरे सीने में फैलती जा रही थी। रत्ना की चीखें सुनकर मैंने अपने आप को संभाला और अपनी तकलीफ की परवाह किए बगैर राना पर छलांग लगा दी और उसे सर के बालों से पकड़कर पीछे खींचने लगा। ये बात मैं अच्छी तरह जानता था कि अगर हम दोनों में से कोई एक भी राना के काबू में आ गया तो फिर हमारा बचना मुश्किल था। मैं एक हाथ से राना को बालों से पकड़े पीछे खींचता रहा, दूसरे हाथ से उस पर गुंसे भी बरसाता रहा। मेरी कोशिश रायगां नहीं गई। मैं राना को पीछे खींचने में कामयाब हो गया और रत्ना उसकी गिरफ्त से निकल गई। लेकिन दूसरे इला में राना अरना भैंसे की तरह डकराता हुआ पीछे की तरफ पलटा और मुझे रकीता हुआ दूर तक ले गया। अब मैं राना की गिरफ्त में था। वो मेरे सीने पर चढ़ गया
और दोनों हाथों से मेरा गला घूंटने की कोशिश करने लगा। मुझे यूं लगा जैसे मेरी गर्दन आईनी शिकंजे में जकड़ी गई हो। मेरा सांस घुटने लगा। ये सूरत देखकर रत्ना तेजी से आगे लपकी। राना ने लेटे लेटे उसके पेट पर लात रसीद कर दी। वो चीखती हुई दोहरी हो गई। राना उठकर मुझसे लिपट गया। वो मुझे जमीन पर गिराने की कोशिश में था। उसके साथ ही मेरे पेट में जोरदार गूंज से भी रसीद कर रहा था। और फिर एक मौका मुझे भी मिल ही गया। मैंने सीधा हाथ उसकी गर्दन पर लपेट दिया। ये मेरा पसंदीदा दाव था। आज तक मेरा कोई हरीफ मेरे इस दाव से बच नहीं सका था। राना की गर्दन पर मेरे बाजू का शिकंजा सख्त होता गया। राना ने अब मुज़ाहमती अंदाज इख्तियार कर लिया। वो अपनी तमाम तर कुव्वत मेरी गिरफ्त छुड़ाने पर इस्तेमाल कर रहा था, लेकिन मेरी ये गिरफ्त ऐसी नहीं थी कि इसे आसानी से छुड़ाया जा सकता। हम दोनों एक दूसरे के खिलाफ जोर आजमाई करते हुए दीवार के करीब पहुंच गए। मैंने दोनों पैर दीवार के साथ टिका लिए। इस तरह मुझे ज्यादा कुव्वत इस्तेमाल करने का मौका मिल गया। मैंने उसकी गर्दन को यके बाद दीगरे 2 झटके दिए। तीसरे झटके पर कड़क की आवाज उभरी। उसके हल्क से निकलने वाली चीख घुट कर रह गई। मैंने एक और जोरदार झटका दिया। राना बुरी तरह पैर पटक रहा था। उसके पैरों की रगड़ से कालीन भी सिमट गया। सूरत ऐसी थी जैसे किसी बैंसे के गले पर छुरी चलाकर उसे काबू में रखने की कोशिश की जाए। मैंने बाजू की गिरफ्त उस वक्त तक ढीली नहीं की जब तक उसकी मुदाफत बिल्कुल खत्म नहीं होगी, और फिर एक झटके से उसे कालीन पर फेंक दिया। वो कुछ देर तड़पा और फिर बेहिस्सो हरकत हो गया। मैं सोफे पर बैठकर हाँफने लगा। उस अरना भैंसे की गर्दन मरोड़ने के लिए मुझे दांतों पसीना आ गया और सांस तक फूल गया था। रत्ना एक तरफ खड़ी अजीब सी नजरों से कभी राना की लाश और कभी मेरी तरफ देखने लगी। मैं तकरीबन 5 मिनट बाद अपनी कैफियत पर काबू पा चुका था। मैंने रत्ना से पानी मंगवा कर पिया और उठकर राना की लाश का मुआयना करने लगा। उसके लिबास की तलाशी लेते हुए मैंने उसकी पतलून की जेब से अपना पिस्तौल भी निकाल लिया। ये पिस्तौल उसने शुरू ही में कब्जे में लेकर अपनी जेब में डाल लिया था। बाद में उसका अपना पिस्तौल तो छीन गया, लेकिन उसे यह पिस्तौल इस्तेमाल करने का मौका भी नहीं मिला। रत्ना ने कालीन पर पड़ी हुई चादर उठाकर लाश पर डाल दी और किचन की तरफ चली गई। मैं कमरे के बाथरूम में आ गया और नल खोलकर मुंह पर पानी के छींटे मारने लगा, और फिर मैंने अपना सर नलके के नीचे कर दिया। ठंडे पानी से दिमाग की तपश कुछ कम हुई तो मैं तौलिए से सर रगड़ता हुआ बाहर आ गया। रत्ना भी चाय के 2 कप लिए किचन से निकल रही थी। चाय पीते हुए मेरी नजरें काफी टेबल पर रखी हुई रत्ना की तस्वीरों की तरफ उठ गई। मैंने प्रेम नवाज रेस्टोरेंट की ड्रेस वाली तस्वीर उठा ली। ये रंगीन तस्वीर रेस्टोरेंट के काउंटर के सामने खींची गई थी। काउंटर के पीछे कोई नहीं था, अलबत्ता पीछे की अलमारी नजर आ रही थी जिसमें कराकरी सजी हुई थी। तस्वीर में रत्ना की कमीज पर लगा हुआ रेस्टोरेंट का मोनोग्राम भी साफ नजर आ रहा था। हैरत है, मैंने तस्वीर मेज पर रखते हुए रत्ना की तरफ देखा। उन लोगों ने उस रेस्टोरेंट से तुम्हारे बारे में मालूमात हासिल की, लेकिन किसी के ज़हन में यह ख्याल नहीं आया कि होटल की इंतजामिया या किसी मुलाजिम के पास तुम्हारी कोई तस्वीर भी होगी। अगर यह तस्वीर पुलिस के हाथ लग जाती तो अब तक कई बार अखबारात में छप चुकी होती। होटल की इंतजामिया या किसी और के पास मेरी कोई तस्वीर नहीं। रत्ना ने कहा, तो फिर यह तस्वीर कहाँ से आ गई? मैंने कहा, मेरी यह तस्वीर तकरीबन 1.5 साल पहले सुजाता ने खींची थी। रत्ना ने कहा, सुजाता रहती भी मेरे साथ थी, लेकिन 1 साल पहले वो नौकरी छोड़कर अहमदाबाद चली गई थी। लेकिन राना ने बताया था कि उसने ये तस्वीर रेस्टोरेंट की एक पुरानी मुलाजमत से हासिल की थी। मैंने कहा, इस बात ने मुझे भी उलझन में डाल रखा है। रत्ना बोली, हो सकता है सुजाता मेरे वहां से फरार के बाद वापस आ गई हो और इत्तेफाक से राना या उसकी मुलाकात हो गई हो। इस तरह यह तस्वीर राना के हाथ लग गई। हो सकता है ऐसा ही हुआ हो, मैंने कहा, और अपना कप उठाकर चाय की चुस्कियां लेने लगा। इस लाश का क्या करना है? रत्ना ने एक बार फिर पूछा। लाश को ठिकाने लगाने के सिलसिले में एक बात समझ में आती है, मैंने कहा, इसे कार की डिक्की में डालकर कार को कहीं दूर छोड़ दिया जाए। क्या यह मुमकिन नहीं है कि किसी ने कार को इस बंगले की तरफ आते देख लिया हो? बाद में यह कार कहीं से मिलेगी तो पुलिस तफ्तीश करती हुई यहाँ तक भी पहुंच जाएगी। ये रिस्क तो लेना ही पड़ेगा, मैंने कहा। उस मुसलमान लड़की के पुलिस के हाथों कत्ल के बाद जब से तुमने टेलीफोन पर पुलिस को धमकी दी है, उसके बाद से पुलिस की सरगर्मियां बढ़ गई हैं। जगह जगह चेकिंग हो रही होगी। लाश कार की डिक्की में डालकर बाहर निकलना खतरनाक होगा। कुछ ना कुछ तो करना ही होगा, मैंने कहा। हम इस लाश को यहाँ तो नहीं रख सकते। मेरा ख्याल है लाश को ठिकाने लगाने का काम आधी रात के बाद किया जाए। एक बात और, रत्ना जैसे चौंक कर बोली, ये कार शायद रूप स्याही की है। कार जब कहीं लावारिस खड़ी हुई मिलेगी और इसमें लाश भी बरामद होगी तो पुलिस सबसे पहले रूप स्याही से राब्ता करेगी। इस तरह भी बात हम तक नहीं पहुंचेगी। मैंने उसकी बात काट दी। कार बाहर खड़ी है, मैं पहले इसे अंदर ले आऊं। मैं बाहर निकला तो रत्ना भी मेरे साथ ही थी। हम कुछ देर बरामदे में खड़े रहे। अभी तो 8 ही बजे थे। जैसा कि मैं पहले भी बता चुका हूँ कि यहाँ आबादी बहुत छिद्री थी। टीलों की वजह से बंगले एक दूसरे से काफी फासले पर थे। हमारे बंगले में रत्ना के हाथ से एक गोली भी चली थी और लड़ाई के दौरान चीखम दाड़ भी हुई थी। फायर की आवाज तो दूर तक गूंजी होगी, लेकिन किसी के लिए यह अंदाजा लगाना मुश्किल था कि गोली कहाँ चली थी। मैं गेट खुलकर बाहर निकल आया। बंगलों में रोशनी हो रही थी, मगर कोई भी बंगला 150-200 गज से ज्यादा करीब नहीं था। मुझे आसपास किसी किस्म की सरगर्मी भी दिखाई नहीं दी।
कार का दरवाजा लॉक नहीं था, चाबी भी मौजूद थी। मैंने कार में बैठकर इंजन स्टार्ट करने की बजाय रत्ना को बुला लिया और हम दोनों कार को धक्का लगाकर अंदर ले आए और गेट बंद कर दिया। कार की डिक्की काफी कुशादा थी, उसमें एक फादल टायर भी रखा हुआ था जिसे निकालकर मैंने एक तरफ डाल दिया। अंदर आकर मैंने राना की लाश उठाने के लिए झुका ही था कि टेलीफोन की घंटी बज उठी। मैं उछल पड़ा, मेरे दिल की धड़कन एकदम बेकाबू हो गई। खामोशी में घंटी की ये आवाज बम धमाके से कम साबित नहीं हुई थी। मैंने रत्ना की तरफ देखा, उसके चेहरे पर भी खौफ के साए लहरा गए। हम दोनों चंद में एक दूसरे की तरफ देखते रहे। मेरे ख्याल में ये सुमित्रा ही की कॉल हो सकती थी। मैंने आगे बढ़कर रिसीवर उठाया, मगर कुछ कहने की बजाय दूसरी तरफ से किसी के बोलने का इंतजार करता रहा। हेलो रत्ना, सुमित्रा की आवाज मेरी समाज से टकराई। हेलो हेलो, यस सुमित्री, मैं बोल रहा हूँ। मैंने अपना नाम लिए बगैर जवाब दिया। क्या बात है, तुम खामोश क्यों थे? सुमित्रा ने पूछा। यहाँ गड़बड़ होगी है सुमित्रा, तुम्हारे आसपास कोई मौजूद तो नहीं? मैंने कहा नहीं, मैं इस वक्त अकेली हूँ। रूप से आया अपने कमरे में है, वो शराब के नशे में मदहोश है, लेकिन क्या गड़बड़ है? सुमित्रा ने कहा। मैं चंद में खामोश रहा, फिर उसे राणा रणबीर सिंह के बारे में बताने लगा। राणा? उसके लहजे में हैरत थी। वो तो एक हफ्ता की छुट्टी लेकर जयपुर गया हुआ है अपनी बहन से मिलने के लिए। वही अपनी बहन से मिलने के लिए जयपुर नहीं, रत्ना के बारे में मालूमात हासिल करने के लिए माउंट आबू गया था, मैंने कहा और चंद लम्हों की खामोशी के बाद तफसील बताने लगा। आखिर में कहा, उसकी लाश यहाँ रखी है और रूप स्याही की कार भी यहाँ मौजूद है। मेरा ख्याल है वो कार रूप स्याही की नहीं है। सुमित्रा ने मेरी बात काट दी। मेरा इंतजार करो, मैं आ रही हूँ। फोन बंद हो गया। मैंने भी रिसीवर रख दिया और रत्ना को सुमित्रा से होने वाली गुफ्तगू से आगाह करने लगा। आधे घंटे बाद एक कार गेट के सामने रुकी। मैंने झांक कर देखा, वो सुमित्रा थी जो कार से उतर रही थी। मैंने आगे बढ़कर दरवाजा खोल दिया। ये किराए की कार है जो जयपुर से किसी रेंटल एजेंसी से हासिल की गई है। दरवाजे पर एजेंसी का मोनोग्राम बना हुआ है। सुमित्रा ने कार का जायजा लेने के बाद कहा, राणा की लाश कहाँ है? अंदर है, मैंने जवाब दिया। हम अंदर आ गए। सुमित्रा ने चादर उठाकर लाश का चेहरा देखा तो फिर चादर ऊपर डाल दी। जब तुम लोग रूप स्याही वाले बंगले में आए थे तो मुझे राणा की सरगर्मियों पर कुछ शुबा हुआ था। एक रोज मैंने उसके पास कैमरा भी देखा था, लेकिन मैंने ज्यादा तवज्जो नहीं दी थी। अब पता चला कि ये क्या करता फिर रहा था। सुमित्रा ने कहा, अच्छा हुआ कि इसने इनाम के लालच में हमें अकेले में पकड़ने का प्रोग्राम बनाया था। अगर ये पुलिस को इतला दे देता तो हम तो पकड़े जा चुके होते। रत्ना ने कहा, मेरा ख्याल है लाश को आधी रात के करीब ठिकाने लगाया जाए। मगर सुमित्रा की राय इसके बरक्स थी। आजकल चेकिंग ज्यादा हो रही थी। कोटपतली कोई बड़ा शहर नहीं था। आधी रात के वक्त कार पर सड़कों पर घूमना ज्यादा मशकूक हो सकता था। मेरा ख्याल है लाश को ठिकाने लगाने के लिए यही वक्त मुनासिब है। सुमित्रा ने कहा, इस वक्त हम कार को शहर की किसी भी सड़क पर छोड़ सकते हैं, किसी को ज्यादा शुबा नहीं होगा। और फिर उसके बाद हमने वक्त जाया करना मुनासिब नहीं समझा। लाश को चादर में लपेटकर कार की डिक्की में डाल दिया गया। रत्ना और सुमित्रा उस कार में बैठ गई। स्टीयरिंग सुमित्रा ने संभाला। कार गेट से निकलने के बाद मैंने बरामदे वाला दरवाजा लॉक किया और गेट बंद करके सुमित्रा वाली कार में बैठ गया। आगे वाली कार सुमित्रा की कार थी और उसे तकरीबन 20 गज के फासले पर मेरी कार है। सुमित्रा कार को शहर के बारूनक इलाके की तरफ ले जाने की बजाय ऐसी सड़क पर दौड़ाती रही जहां ट्रैफिक ना होने के बराबर था। मैं बहुत मोहतात अंदाज में उसका ताकुब करता रहा। शहर के शुमाली इलाके में पहुंचकर सुमित्रा की कार एक जेरे तामीर इमारत के सामने रुकी। मैंने भी उसके पीछे चंद गज के फासले पर कार रोक ली और इधर उधर देखने लगा। रत्ना कार से उतर आई। सुमित्रा स्टीयरिंग और दरवाजों पर उंगलियों के निशान साफ कर रही थी और फिर दोनों मेरी कार की तरफ आ गई। मैं ड्राइविंग सीट छोड़कर पैसेंजर सीट पर आ गया और सुमित्रा ने ड्राइविंग सीट संभाल ली। रत्ना पिछली सीट पर बैठ गई। सुमित्रा इस मर्तबा कार को शहर के एक बारोनक इलाके में ले आई। मैंने एक जगह कार रुकवाकर खाने पीने की चीजें खरीदी। जब हम बंगले वापस पहुंचे तो 10 बज रहे थे। रत्ना ने आते ही बाजार से खरीदी हुई चीजें प्लेटों में सजा दी। सुमित्रा भी खाने में हमारे साथ शामिल होगी। 11 बजे के करीब सुमित्रा वापस चली गई। मैं और रत्ना देर तक बैठे बातें करते रहे। मैंने रत्ना की दोनों तस्वीरें जलाकर उनकी राख सिंक में बहा दी थी। रत्ना तो 2 बजे के करीब कमरे में जाकर सो गई और मैं लाउंजी में सोफे पर बैठा सूरत-ए-हाल पर गौर करता रहा। सुबह जब लाश दस्तयाब होगी तो सूरत-ए-हाल मजीद संगीन हो जाएगी। बहुत से लोग राणा रणबीर सिंह को जानते होंगे। हो सकता है पुलिस भी जानती हो कि वो रूप स्याही का मुलाजिम था। लाश मिलने के बाद पुलिस यकीनन रूप स्याही से राब्ता करेगी और उसके बाद क्या सूरत-ए-हाल होगी इसका अंदाजा लगाना मुश्किल था। मेरे ख्याल में अब हमें यहाँ से निकल ही जाना चाहिए था। वैसे भी मैं अब जिंदगी और मौत की इस आंख मचोली से तंग आ गया था, लेकिन यहाँ से निकलना इतना आसान नहीं था जितना मैं सोच रहा था। मैं सिर्फ पुलिस ही को नहीं, राव और ब्लैक कैट्स के लिए भी मोस्ट वांटेड था। मैंने उन्हें नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुंचाया था। न सिर्फ उनका बहुत बड़ा मंसूबा खाक में मिलाया था, बल्कि उनके 2 दर्जन आदमी मेरे हाथों मौत के घाट उतर चुके थे। ये लोग मुझे आसानी से निकलने का मौका नहीं दे सकते थे। शिशावरी की गिरफ्तारी के बाद उन्हें यकीन हो गया था कि मैं कोटपतली ही में मौजूद हूँ। और फिर एक बेगुनाह मुसलमान लड़की की हलाकत के बाद मैंने पुलिस को टेलीफोन पर जो धमकी दी थी उससे कोटपतली में मेरी मौजूदगी की तस्दीक हो गई थी। इस शहर को एयर टाइट कर दिया गया था।
राणा रणबीर सिंह की लाश भी रात ही को मिल गई। अगरचे फौरी तौर पर उसका मुझसे कोई ताल्लुक कायम नहीं किया जा सकता था, लेकिन पुलिस कुछ और मोहतात होगी। रात भर मुख्तलिफ मुकामात पर छापे मारे जाते रहे। इस मर्तबा भी शामिल मुसलमानों ही की आई। कहीं भी गुनाहों को तशद्दुद का निशाना बनाया जाता रहा। सुबह 10 बजे के करीब मैं सोकर उठा तो अखबार मेज पर रखा हुआ था। रत्ना मुझसे पहले बेदार हो गई और वो नाश्ते का सामान लेने के लिए करीबी शॉपिंग सेंटर चली गई, जहाँ से अखबार भी ले आई। इस वाक़े ने भी इस छोटे से शहर में अच्छी खासी सनसनी फैला दी थी। लाश की अगरचे शिनाख्त नहीं हो सकी थी, लेकिन जयपुर की नंबर प्लेट वाली कार के बारे में पुलिस ने पता चला लिया था कि उसका ताल्लुक जयपुर की कार रेंटल एजेंसी से था और पुलिस के 2 आदमी रात ही को तहकीकात के लिए जयपुर के लिए रवाना हो गए थे। अखबार में मेरे बारे में भी चंद छोटी छोटी खबरें थी और इदारिये में तो बहुत कुछ लिखा हुआ था। अखबार ने तो इस शुबे का इजहार भी किया था कि इस कत्ल में भी मेरा हाथ हो सकता है। पुलिस को भी खूब लताड़ा गया कि वो इस छोटे से शहर में एक ऐसे मुजरिम का सुराग नहीं लगा सकी जो यहाँ रोपोश है। पुलिस सही रुख पर कार्रवाई करने की बजाय बेगुनाहों को तशद्दुद का निशाना बना रही है। 11 बजे के करीब समित्रा पहुंच गई। उसकी आमद मेरे लिए गैर मुतवक्को थी। वो कुछ घबराई हुई भी लग रही थी। क्या बात है, खैरियत? मैंने पूछा। आज सुबह 2 पुलिस ऑफिसर रूप स्याही के पास आए थे, समित्रा बोली। ओह, मैं चौंक गया। राणा की लाश शिनाख्त हो गई है, समित्रा ने बताया। पुलिस ऑफिसर इस सिलसिले में पूछगछ करने आए थे। फिर मैंने सवालिया निगाहों से उसकी तरफ देखा। मैं उनके सामने तो नहीं आई, मगर चुप कर उनकी बातें सुनती रही, समित्रा ने कहा। रूप स्याही ने पुलिस को यही बताया कि वो चंद रोज पहले एक हफ्ते की छुट्टी लेकर अपनी बहन से मिलने के लिए जयपुर गया था। उसे नहीं मालूम कि वो वापस कब आया था। उसकी लाश का क्या होगा? मेरा मतलब है उसकी लाश क्रियाक्रम के लिए एक रफाई इदारे के हवाले कर दी गई है। उसके तमाम इखराजात भी रूप स्याही ने अदा कर दिए हैं, समित्रा ने मेरी बात काटते हुए कहा। रूप स्याही खासा परेशान है। वो फार्म पर जाने का प्रोग्राम बना रहा है। कब? मैंने पूछा। कल सुबह, समित्रा ने कहा। मैंने उसे इस बात पर आमादा कर लिया है कि तुम लोगों को भी साथ ले चले। क्या तुम्हारे ख्याल में हम आसानी से निकल सकेंगे? मैंने पूछा। रूप स्याही का साथ होने की वजह से ज्यादा परेशानी नहीं होगी, समित्रा ने कहा। उसका शुमार कोट पतली के मुअज़्ज़ज़ शख्सियात में होता है। उसे हर शख्स जानता है। वो साथ होगा तो पुलिस भी तुम लोगों से पूछगछ नहीं करेगी। कल किस वक्त जाना होगा? मैंने पूछा। हम सुबह 6 बजे यहाँ पहुंच जाएंगे, समित्रा ने कहते हुए एक थैला मेरी तरफ बढ़ा दिया। इसमें शोफर का ड्रेस है। तुम ड्राइवर की हैसियत से गाड़ी ड्राइव करोगे, ठीक है? मैंने कहा। और फार्म पर पहुंचने के बाद आगे का प्रोग्राम हम वहां पहुंचने के बाद बनाएंगे, समित्रा ने कहा। और चंद लम्हों की खामोशी के बाद बोली, मेरे 2 सूटकेस यहाँ रखे हुए हैं, वो भी साथ ले जाने होंगे। आओ मैं तुम्हें दिखाती हूँ। मुझे याद आ गया कि समित्रा से जब यहाँ मुलाकात हुई थी तो उसने बताया था कि उसने अपनी सारी दौलत इस बंगले के तहखाने में छुपा रखी है। उसके बाद हमने ना उस दौलत के बारे में कुछ दरियाफ्त किया और ना ही तहखाने का पूछा था। समित्रा में तहखाने में ले गई। तहखाने का रास्ता उस कमरे के बाथरूम में था जहाँ मैंने और रत्ना ने रिहाइश इख्तियार कर रखी थी। 2 बड़े बड़े सूटकेस थे जिनमें नोटों के बंडल, सोने के जेवरात और मूर्तियां वगैरह भरी हुई थी। उस खजाने की मालियत यकीनन करोड़ों में थी और मेरा ख्याल था कि अगर समित्रा को कहीं सेट होने का मौका मिल गया तो वो ना सिर्फ खुद शाना जिंदगी गुजार सकती थी, बल्कि इसकी आने वाली कम अज कम 2 नस्लें भी बाआसानी जिंदगी गुजार सकती थी। सुबह जब हम यहाँ आएंगे तो तुम लोग अपना सामान जाहिर करके ये दोनों सूटकेस गाड़ी में रखोगे, समित्रा ने तहखाने से बाहर आते हुए कहा और मुझे तहखाने के मैकेनिज्म के बारे में समझाने लगी। समित्रा दोपहर तक हमारे पास रही। उसके जाने के बाद हम देर तक उस हवाले से बातें करते रहे। वो दिन भी गुजर गया और फिर रात भी आधी से ज्यादा बीत गई, मगर ना मुझे नींद आ रही थी और ना ही रत्ना को। मैं अपने आप में अजीब सी बेचैनी महसूस कर रहा था। 3 बजे के करीब रत्ना सोफे पर ही आड़ी तिरछी होकर ऊँघने लगी, लेकिन 5 बजे के करीब वो फिर उठकर बैठ गई। मेरा ख्याल है अब हमें तैयारी शुरू कर देनी चाहिए, मैंने उसकी तरफ देखते हुए कहा। तैयारी क्या करनी है? रत्ना ने कहा। अपना सूटकेस तो मैंने रात ही को पैक कर लिया था। तुम अपने कपड़े बदल लो, मैं इतने में चाय बनाती हूँ। ठीक है, पहले मैं समित्रा के सूटकेस तहखाने से निकाल लाऊं। मैं उठकर अपने कमरे की तरफ बढ़ा। तहखाने में रखे हुए समित्रा के सूटकेस खासे वजनी थे। मैं उन्हें उठाकर बाहर ले आया और तहखाने का रास्ता बंद कर दिया। समित्रा के लाए हुए थैले में से मैंने शोफर की वर्दी निकाली और एक तरफ खड़े होकर बदलने लगा। ये कपड़े मुझे बिल्कुल फिट आए, लगता था जैसे मेरे ही नाप के सिलवाए गए हों। अपने उतारे हुए कपड़े मैंने अपने वाले सूटकेस में रख दिए। इसी दौरान रत्ना चाय बनाकर ले आई। उसके साथ डबल रोटी के स्लाइस भी थे। 5:30 बजे के करीब टेलीफोन की घंटी बजी। हम दोनों ने मानी खेज निगाहों से एक दूसरे की तरफ देखा और फिर मैंने आगे बढ़कर रिसीवर उठा लिया। वो समित्रा की गाल थी। उसने बताया कि वो लोग कुछ देर बाद निकल रहे हैं और फिर 6 बजे से पहले ही एक बहुत शानदार लैंड क्रूजर गेट के सामने रुकी। ड्राइविंग सीट पर समित्रा थी। मैं उस वक्त बरामदे में खड़ा था। लैंड क्रूजर रुकते ही मैंने बाहर आकर गेट खोल दिया। पिछली सीट पर रूप स्याही बैठा हुआ था। लैंड क्रूजर की सीटों के पीछे खासी गुंजाइश थी। एक छोटा सा सूटकेस पहले ही रखा हुआ था। मैंने अपना और समित्रा के दोनों सूटकेस भी रख दिए और बंगले को ताला लगाकर चाबियों का गुच्छा समित्रा के हवाले कर दिया और ड्राइविंग सीट संभाल ली।
समित्रा पीछे रूप स्याही के साथ बैठ गई। मैंने रत्ना के लिए पैसेंजर सीट वाला दरवाजा खोला था, मगर समित्रा के कहने पर वो भी पिछली सीट पर रूप स्याही की दूसरी तरफ बैठ गई। इस तरह रूप स्याही उन दोनों के दरमियान सैंडविच बनकर रह गया। समित्रा मुझे रास्ता बताती रही और मैं लैंड क्रूजर को शहर की मुख्तलिफ सड़कों पर दौड़ाता रहा, और फिर शहर से बाहर जाने वाली सड़क पर मोड़ते ही मुझे गाड़ी की रफ्तार कम कर लेनी पड़ी। सामने सड़क पर बैरियर लगा हुआ था और पुलिस के 4 आदमी राइफलें उठाए खड़े थे। सड़क के ऐन बीच में खड़ा एक पुलिस वाला हमें रुकने का इशारा कर रहा था। मेरे दिल की धड़कन तेज हो गई। बैरियर के करीब पहुंचकर मैंने गाड़ी रोकी और पुलिस वालों ने हमें चारों तरफ से घेर लिया। सड़क के किनारे कुर्सी पर बैठा हुआ सब इंस्पेक्टर उठकर शाहाना अंदाज में चलता हुआ करीब आ गया। उसने पहले कार के गिर्द एक चक्कर लगाया और फिर मेरी तरफ आकर खड़ा हो गया। कहाँ जाने का है माशे सवेरे सवेरे? उसने झुककर मेरे पूरे चेहरे पर नजरें जमाते हुए पूछा। सेठ से पूछ लो, वो जिधर बोलेगा हम तो उधर जाने को तैयार है। मैंने भी उसी के लहजे में जवाब दिया। वो पिछली खिड़की की तरफ चला गया। मेरा ख्याल है पहले उसने सिर्फ समित्रा और रत्ना ही को देखा था। रूप स्याही पर नजर नहीं पड़ी थी, लेकिन अब उसने उन दोनों के बीच में फंसे हुए सेठ को भी देख लिया। ओहो, दो तो वो भी सवेरे सवेरे। वो बारी बारी रत्ना और समित्रा की तरफ देखते हुए बोला। क्या बकते हो? रूप स्याही ने सीधा होकर बैठने की कोशिश करते हुए कहा। जानते नहीं किससे बात कर रहे हो? मैं तुम्हारी पेटी उतरवा दूंगा। पेटी उतरवाओगे तो मैं नाड़ा बांध लूंगा। पर ते है कौन भैया मेरी पेटी उतरवाने वाला? सब इंस्पेक्टर बोला। वो यकीनन रूप स्याही को नहीं पहचानता था। एक हेड कांस्टेबल ने उसके करीब पहुंचकर कान में सरगोशी की तो वो एकदम संभल गया। नमस्कार सेठ जी। वो दोनों हाथ जोड़कर खिड़की के सामने झुक गया। बुरा नहीं मानने का सेठ जी, पर क्या करूं, हम अपना ड्यूटी कर रहा हूं। ये पूछने का हूं कि कहाँ जाने का है सवेरे सवेरे? मैं अपने फार्म पर जा रहा हूँ बेलपुर। रूप स्याही ने जवाब दिया। जरूर जाओ सेठ जी, पर अपुन रात से यहाँ पड़ा ड्यूटी देता हूँ, अभी नाश्ता भी नहीं किया। और शोफर, रूप स्याही ने मेरी तरफ देखते हुए कहा, इसे चाय पानी के लिए 50 रुपए दो और गाड़ी आगे बढ़ा दो, हमें देर हो रही है। मैंने जेब से 50 रुपए निकालकर सब इंस्पेक्टर के हाथ में थमा दिए और इंजन स्टार्ट कर दिया। सब इंस्पेक्टर के दांत निकल आए। उसने बैरियर के करीब खड़े हुए कांस्टेबल को इशारा किया। उसने लोहे की जंजीर गिरा दी। मैंने गाड़ी को आगे बढ़ा दिया और रफ्ता रफ्ता उसकी रफ्तार बढ़ाता चला गया। भिखारी, रूप स्याही बड़बड़ाया। शहर में कत्ल की वारदातें हो रही हैं। दुनिया के सबसे खतरनाक आतंकवादी मौके की तलाश में है और ये सब इंस्पेक्टर ईमानदारी से ड्यूटी देने के बजाय लोगों से भीख मांग रहा है। अरे इस तरह तो वो दहशतगर्द भी रिश्वत देकर निकल जाएंगे। मैं वापस आकर इसके खिलाफ रिपोर्ट जरूर करूंगा। ऐसे लोगों को तो बिल्कुल नहीं छोड़ना चाहिए। मैंने लुकमा दिया। रूप स्याही बड़बड़ाता रहा। फिर उसने अपना एक बाजू समित्रा की गर्दन में हवाइल कर दिया। समित्रा ने कोई एतराज नहीं किया। वो उसकी रखेल थी और इस नाते उसे एतराज करने को कोई हक भी हासिल नहीं था। चंद सेकंड बाद रूप स्याही ने दूसरा बाजू उठाकर दूसरी तरफ बैठी हुई रत्ना की गर्दन पर हमाइल कर दिया। उसकी उंगलियां रत्ना की हंसली की हड्डी से जरा नीचे उसके जिस्म को छूने लगी। रत्ना अपनी जगह पर कसमसा कर रह गई। मैंने सामने लगे हुए अकबी मंदिर पेश करने वाले आईने की तरफ देखा। रत्ना मेरी तरफ देख रही थी। मैंने उसे आंख मार दी। रत्ना के होंठों पर भी खफीफ सी मुस्कुराहट आ गई। गाड़ी शहर की हदूद से बहुत दूर आ चुकी थी। अब आगे खेत फैले हुए थे। कहीं कहीं बुलंद टीले भी उभरे हुए थे और खेतों के किनारों पर पगडंडियों पर दरख्त भी दिखाई दे रहे थे। पूरे राजस्थान में शायद मिर्चों की फसल का सीजन था। यहाँ भी सड़क के दोनों तरफ मिर्चों ही के खेत थे। तकरीबन 5 मील तो पक्की सड़क थी। उससे आगे का रास्ता कच्चा था। उस रास्ते पर बैलगाड़ियों की आमदोरफ्त ज्यादा थी, क्योंकि रास्ते पर बैलगाड़ियों के पहियों के गहरे निशान बने हुए थे। बाज तो बाकायदा गढ़ों की सूरत इख्तियार कर गए थे, जिनकी वजह से मुझे गाड़ी चलाने में भी खासी दुश्वारी पेश आ रही थी। रफ्तार भी ज्यादा नहीं थी। आगे खेतों में एक सारा सा बन गया। मैं अभी उस सारा से दूर ही था कि समित्रा की आवाज सुनाई दी। उसने मुझे गाड़ी बाईं तरफ मोड़ लेने को कहा। उस रास्ते पर चंद मील का फासला तय करने के बाद एक और ऊंची जगह पर दरख्तों के झुंड दिखाई देने लगे। उन्हीं दरख्तों में एक इमारत भी नजर आ रही थी, जिसके गिर्द लंबी चौड़ी 4 दीवारी बनी हुई थी। आसपास खुलियों में कुछ औरतें और मर्द भी काम करते हुए नजर आ रहे थे। वो हमारी गाड़ी की तरफ देखते और फिर अपने काम में मसरूफ हो जाते। इस गाड़ी को देखकर वो समझ गए थे कि उनका मालिक आ गया है। हवेली वाले टीले के दामन में रास्ते से 20-25 गज हटकर दरख्तों के नीचे 5-6 झोंपड़े बने हुए थे, जिनके सामने चारपाइयों पर 3-4 आदमी बैठे हुए थे। दरख्तों के नीचे चंद मवेशी भी बंधे हुए थे। रूप स्याही के कहने पर मैंने गाड़ी रोक ली। वो आदमी उठकर तेज से कदम उठाते हुए गाड़ी के करीब आ गए और दोनों ने हाथ जोड़कर नमस्कार किया और कनखियों से रत्ना और समित्रा की तरफ देखने लगे। समित्रा पहले भी यहाँ रह चुकी थी, अलबत्ता रत्ना उनके लिए नई चीज थी। धनराज कहाँ है? ऊपर कोई है या नहीं? रूप स्याही ने उनकी तरफ देखते हुए कहा। धनराज तो कल रात को शहर चला गया था मालिक, उसकी लुगाई बीमार है, आज दोपहर तक आ जाएगा। उनमें से एक ने जवाब दिया। ऊपर हवेली में कोई है तो नहीं, पर आप हुक्म देवें जी, हम अपनी लक्ष्मी को भेज देवे हैं। भेज दो, हमें खाना वगैरह पकाने के लिए उसकी जरूरत होगी।
रूप स्याही ने कहा और मुझे गाड़ी आगे बढ़ाने का इशारा किया। मैं गाड़ी को हरकत में ले आया। टीले पर जाने वाला वो रास्ता आड़ा तिरछा सा था। 4 दीवारी में लकड़ी की पट्टियों का गेट बना हुआ था। गाड़ी अभी दूर ही थी कि एक काला भजंग सा आदमी किसी तरफ से नमूदार हुआ और गेट खोल दिया। मैं गाड़ी को अंदर लेता चला गया। बहुत वसी व अरीज कंपाउंड था जिसमें ग्रीन लान था, जिसके गिर्द फूलों की क्यारियां थी और चंद नारियल के दरख्त भी थे। सामने ही तकरीबन 50 गज आगे शानदार हवेली थी। मैंने गाड़ी वसी व अरीज पोर्च में रोक ली और इंजन बंद कर दिया। नीचे उतरकर मैंने रत्ना वाली साइड का दरवाजा खोल दिया। उस वक्त रूप स्याही का बाजू रत्ना की कमर के गिर्द हमायल था। रत्ना उसकी तरफ देखकर मुस्कुराती हुई नीचे उतर आई।